नमस्कार। अमूमन अलग अलग समय पर आपको मैं अलग अलग ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवाता हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक सक्रिय भूमिका में हो। मगर आज ये पूरी की पूरी जो चर्चाओं की यात्रा है एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गई है जहाँ मैं जिनसे आपको रूबरू करवाने वाला हूँ, आप यकीन मानिए इस क्षेत्र में उत्सुकताओं का केंद्र है। उनके बारे में तमाम अलग अलग चीज़ें जो लोग जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हीं से बात करते हुए उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के बारे में आप तक बातें पहुंचाई जाए। और जब जब इतनी ज़्यादा तारीफ़ होती है तो राजसमंद में यकीनन लोगों को बड़ी आसानी से सहजता से पता चल जाता होगा कि मैं मंदिर से जुड़ा हुआ, प्रभु श्री द्वारकाधीश के मंदिर से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ विषय लेकर आया हूँ। और प्रभु श्री द्वारकाधीश के इस प्रांगण से आज मैं यूँ कहूँ कि जो एक परंपराओं को निर्वहन करने वाले परिवार हैं, उन परिवारों से एक ऐसे चरित्र को, एक ऐसे किरदार को आपसे रूबरू करवाने लाया हूँ जो परंपराओं के दृष्टिकोण से बड़े गंभीर भी दिखते हैं, कभी कभार चंचल भी दिखते हैं, मंद मंद मुस्कुराहट भी है और बातें बड़ी अच्छी करते हैं। तो लीजिए मैं आपको सीधा सीधा उनसे जोड़ता हूँ। तृतीय पीठ कांकरोली युवराज श्री सिद्धांत कुमार जी गोस्वामी। परिचय बड़े लंबा हो जाता है, कई बार अमूमन हम बोलते हैं, हम लिखते भी हैं, तो सबसे पहले तो यही शुरू करते हैं। जब हम इतना लंबा परिचय देते हैं तो आपको भी यूँ वो पुराने ज़माने में राजा महाराजा वाली फीलिंग आती होगी कि महाराजा धीराज पधार रहे हैं, इस तरह से कुछ नहीं, बिल्कुल। जय द्वारकाधीश। बिल्कुल आपकी बात बचपन में हम जब विचारते थे जी, तो बिल्कुल एक फीलिंग आती है रॉयल्टी वाली जी, लेकिन जैसे ही बड़े हुए हमें हमारे दादाजी से यही संस्कार मिले हैं कि पुष्टि मार्ग में दासानुदास की भावना है। यहाँ श्री द्वारकाधीश प्रभु का दास होना ही मेरी पहचान है जी। और जब भी मुझे कोई संबोधन इस तरीके से करता है तो मैं मेरी असलियत हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि मैं द्वारकाधीश प्रभु का परम सेवक के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। पर हालांकि मुझे यहाँ से ये तो पता चल गया कि मैं कितना भी जटिल सवाल लाऊंगा आप उसका एक सरलतम जवाब आपके पास है। यहाँ से तो मैं थोड़ा थोड़ा समझने लग गया। मगर फिर भी होता है ना कि एक इतना जटिल शब्द बोलना, इतनी सौम्य भाषा रखना, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि बस मैं भी कुछ देर के लिए इन चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सा बिल्कुल अलग हो जाऊँ, जो दूसरे बच्चे होते हैं उनकी तरह हो जाऊँ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। निश्चित रूप से ये होता ही है जी। हमारा मैक्सिमम जो समय है वो पब्लिक लाइफ में ही निकलता है। तो हाँ, ऐसी कुछ जगह होती हैं जहाँ हम फ्रीडम से बिल्कुल दोस्तों के साथ में जी। अपने करीबी लोगों के साथ में ओपनली और ऑनेस्टली बात कर सकते हैं। बिल्कुल सहजता ये तो निश्चित रूप से मेरे स्वभाव की एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके लिए मैं आपको ज़रूर से ये बताना चाहूँगा कि कभी भी हम कोई भी ग्रुप में जुड़ते हैं, किसी से भी क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे सहज रूप से 100% इन्वॉल्व होकर जुड़ते हैं। अगर वहाँ पे ऐसा लगे कि अपनी कुछ मर्यादा अगर जो ध्यान नहीं रखी जा रही है, या तो फिर यहाँ पर श्री द्वारकाधीश प्रभु या उनकी अमान्या से जुड़े कुछ प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ थोड़ी हम दूरी बना लेते हैं। लेकिन सहजता ये वैष्णव मात्र का स्वभाव है, इसलिए हम खुद भी सरल स्वभाव के ही हैं। बिल्कुल। पर जब बचपन में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तब आपको कब पता चला कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मेरे ऊपर परंपराओं का एक अलग दायित्व, उत्तरदायित्व है, मैं कुछ विशेष हूँ? ऐसी ऐसी ये जानकारियाँ कब पहुँची आप तक? अच्छा, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरे बचपन का। हम लोग भवन स्कूल में पढ़े लिखे हैं बचपन से। तो भवन स्कूल में केजी से लेके हम लोगों का एडमिशन हुआ और धीरे धीरे 2 या 3 ऐसे मेरे दोस्त होंगे उस समय जो वैष्णव रहे थे और जो जान रहे थे। किंतु मैंने कभी भी सामने से जाकर किसी को ये चीज़ नहीं बताई कि मैं कोई परंपरा में से आ रहा हूँ या क्या है। तो सरलता से एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जिस तरीके से जीवन का और स्कूल के टाइम का जैसे आनंद लेता है, जी। उसी तरीके से हम भी पढ़ाई करते थे, उसी तरीके से हम भी जीवन जीते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ अमुक 5th-6th स्टैंडर्ड में आने के बाद में जी। मेरे कुछ दोस्त घर आए और वहाँ से सबको पता चल गया कि ये एक अलग परंपरा में बिलोंग करते हैं और इस तरीके से मंदिर का और पूरा कल्चर इनका जो है वो बैकग्राउंड है इनका। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि
जानने के बाद भी उन्होंने भी अपनी वो तरीके से रिस्पेक्ट रखी, और फिर भी वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह जिस तरीके से हंसते बोलते हैं, घुलते मिलते हैं, उसी तरीके से रहे। ऐसे भी रहे होंगे, अगर मैं मेरे को ही जोड़ूँ तो कई बार जब मुझे पता चले कि अरे ये तो सीधा सीधा मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो इनसे इसलिए भी मित्रता कर लो कि इनसे मित्रता बनी रहेगी, तो प्रसाद उस्ताद वहाँ जाएंगे तो घर पे इनसे मिलने जाएंगे तो खाने को थोड़ा रहेगा। ऐसे मित्र भी हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। और प्रसाद की लालसा तो किसे नहीं होती है यार दुनिया में। तो जहाँ श्री कृष्णचंद्र स्वयं विराजते हैं, वहाँ तो प्रसाद के लिए तो हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं लालसा तो रहती ही है जी। इसलिए वो तो एक स्वाभाविक बात है, उसमें मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि कोई विशेष रूप से उसके लिए हमसे रिलेशन रख रहा हो। और हमको प्रसाद जितना ग्रहण करने में आनंद आता है, उससे कई ज़्यादा प्रसाद खिलाने में आनंद आता है। इसलिए हमारी एक वो भी एक प्रसन्नता का विषय है कि हमारे करीबी लोगों को हम श्री प्रभु का प्रसाद अगर जो ग्रहण करवा सके तो वो भी हमारा खुशी का ही एक विषय है। और स्कूल की बातें हो रही है तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ तक पढ़ाई की है आपने, कहाँ पढ़ाई की है? हाँ, मैं वैसे शुरुआत से लेके भवन स्कूल बड़ौदा में जो है वहाँ पे 12वीं तक मेरी पढ़ाई हुई है। फिर बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी MS यूनिवर्सिटी जो बड़ौदा में है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, उसमें मेरा पोस्ट ग्रेजुएट तक का जो है कॉमर्स बैकग्राउंड में कंप्लीट मैंने किया है। उसके अतिरिक्त मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। उसके अतिरिक्त मैंने साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है, और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में है जी। श्री प्रभु की इच्छा नहीं होगी शायद, मेरी PhD करने की भी खूब इच्छा थी जी। और उसमें टॉपिक ऐसा था कि रेलेवेंस ऑफ पुष्टि मार्ग एंड कॉस्मोलॉजी। जी। मतलब कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी और दो एकदम कॉन्ट्रास्ट की चीज़ें हैं। एक कम्प्लीटली एस्ट्रोफिजिक्स और साइंस बैकग्राउंड पे है, और एक वल्लभ वेदांत और वैदिक साइंस पे है। बिल्कुल। तो पता नहीं प्रभु की शायद इच्छा नहीं रही होगी, जो मेरे मेंटर उसमें बनने वाले थे उनको प्रभु ने अपने पास बुला लिया। करीब 6 महीने पढ़ने की शुरुआत हुई थी उसमें ही, तो वो एक मेरा जो ड्रीम है वो अधूरा रह गया है। लेकिन निश्चित रूप से अभी भी मैं उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, और मॉडर्न जनरेशन को लॉजिक के हिसाब से और साइंस के हिसाब से कैसे अपने कल्चर और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से अपन कनेक्ट कर सकें, इस विषय पे मेरा विशेष रूप से ध्यान है। पर एजुकेशन भी बताई आपने, ये यात्रा भी बताई। मेरे कई बार ऐसा भी तो होता होगा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दूसरे लोग कर रहे होते हैं और आपको लगता होगा कि अरे मैं कहीं ना कहीं परंपराओं में बंधा हुआ हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कुछ, ऐसी भावनाएं नहीं आती है मन में? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है बचपन में, खास करके जब दूसरे बाहर टूर पे, ट्रिप पे कहीं भी जाते थे। अब वहाँ पे खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सब बाहर से होती है जी। हम लोग के यहाँ बाहर का खाना ग्रहण जब तक प्रसादी हो तब तक नहीं करते हैं बिल्कुल। उस हिसाब से हाँ, कुछ बंधन ऐसे रहते थे, और बचपन में कई बार ऐसा लग जाता था जी कि हम कोई चीज़ से वंचित रह जा रहे हैं। किंतु समय रहते और जो अभी दुनिया की परिस्थिति चल रही है वो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, खास करके कोविड जो है वो आने के बाद में, कि मंदिर का जो एक जीवन है वो डिपेंडेंट जीवन नहीं है, वो स्वतंत्र जीवन है जी। कहीं भी आप जाएंगे, श्री प्रभु को क्या रोगा, ये आपके मन में जो उत्सुकता रहती है उसकी वजह से आप पाकशास्त्र सीख जाते हैं, कुकिंग सीख जाते हैं। आप कहीं भी जाएं आप सरवाइव करने के लायक हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो वो है, वो एक कुदरती श्री प्रभु की देन ही समझता हूँ मैं। नहीं तो घूमने यूँ आपने कहा कहीं जाते हैं तो यूँ घूमने का और ऐसा कुछ रहता है जीवन में कि हाँ चलो घूम के आ जाते हैं, या फिर कि भाई भी आप दोनों अम्मन हम मंदिर में देखते हैं दोनों भाई भी घूमते हैं, तो टूर के प्लान बनते हैं कुछ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होता है। हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाना आना होता है। दुबई है, कनाडा है, USA है, अभी प्लानिंग जो हो रही है उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है जी। सब जगह जाना होता है। सब जगह के सीनरी और अलग अलग जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो हम लोग ज़रूर से देखते हैं, घूमते हैं। हमारी एक पब्लिक लाइफ के साथ साथ में उतना पर्सनल जीवन भी है, जहाँ पे परिवारजनों के साथ में, मित्रों के साथ में, या तो बाहर घूमने फिरने में, आनंद लेने में दूसरी कोई जगह पे हम लोग भी सक्रिय रहते हैं। और जब समय मिले तब 2-4 दिन का समय निकाल कर हम लोग भी कुछ जब समय निकाल के घूमते हैं, आप जो अपने टूर प्लान बता रहे हैं उन टूर प्लान में भी
ड्रेस तो चेंज होती होगी, जींस विंस आती है या नहीं आती कभी? हाँ जी बिल्कुल। उसमें एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा बिल्कुल प्योरली ये मानना है कि वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई एक परंपरा में और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के घर में अगर मैं बिलोंग कर रहा हूँ और यहाँ जितने मेरे फॉलोअर्स हैं जी या जो संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हैं, उनको एक चीज़ निश्चित रूप से समझनी चाहिए कि व्यक्ति और उसकी पर्सनालिटी जी वो मेन है या उसका पहरवेश मेन है। जी आज देखा जाए तो हिंदू मंदिरों में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न पहरवेश पहन के हम जा रहे हैं, जी हम शॉर्ट्स पहन रहे हैं, शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हैं। तो जब सामान्य में लोग बाग ये जो है अभी दुनिया की परिस्थिति हो रही है, तो ये निश्चित रूप से बात है कि इसका असर सभी जगह होने वाला है। इसीलिए हम लोग भी पैंट शर्ट और इत्यादि सब कपड़े सभी तरह के पहनते हैं, उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं लगती है। मेरे विचारों से और मेरे जो पर्सनालिटी है उससे जुड़े हुए जहाँ भी लोग होंगे, मुझे नहीं लगता कि पहरवेश से उनको कोई ऐतराज़ हो सकता है। हालांकि ड्रेस का आप जिक्र कर रहे हैं, मगर आप वहाँ का कर रहे हैं जहाँ घूमने जा रहे हैं या हम किस स्थान पर जा रहे हैं, बीच में मंदिर का भी आपने थोड़ा जिक्र किया कि मंदिर में, तो अमूमन अभी बीच में एक मुद्दा भी उठा था, काफ़ी समय तक सुर्खियों में रहा था कि जब धार्मिक स्थल पर जाएँ तो वेशभूषा मर्यादित होनी चाहिए। हाँ। तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है? इसको लेकर मेरा यही मानना है कि हर एक को खुद के हिसाब से पहनने ओढ़ने का फ्रीडम है जी वहाँ तक बात सही है जी लेकिन श्री प्रभु के सन्मुख अपन जा रहे हैं, जी अपन अपने से किसी बड़े के सन्मुख जाते हैं तो भी पहरवेश का ध्यान रखते हैं। तो अपन तो सृष्टि के नियंता के घर में जा रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह से जाना वो अपना एक स्वाभाविक विवेक होना चाहिए। और उसी हिसाब से जो ट्रेडिशनल पहन सकते हैं, अपनी संस्कृति का पहरवेश कर सकते हैं, उनके लिए विशेष रूप से वो तो अच्छा है ही। किंतु अगर जो वेस्टर्न पहरवेश कर रहे हैं तो भी फुल पैंट पहने हैं, यहाँ तक कि स्लीव्स पहने और महिलाओं में भी कुछ इसी तरीके से ध्यान रखें, वो ज़रूर आग्रह होना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ी सी हम आपके बारे में जानकारियाँ जुटा रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ड्रेसिंग का आपने बताया, घूमते भी हैं आप, मतलब टूरिंग वूरिंग भी होती रहती है, तो फिल्में सॉन्ग्स इनका भी कहीं प्रभाव दिखाई देता है, इनसे भी कहीं जुड़ाव दिखाई देता है? हाँ जी बिल्कुल। उसमें ऐसा है कि फिल्म का तो इंग्लिश फिल्म्स का मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ रहा है और फिल्म देखना भी होता है, किंतु मेरा अधिक जुड़ाव जो है वो म्यूज़िक के साथ में है, क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत और कीर्तन धौलपद से लेके और पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेस्टर्न म्यूज़िक तक सुनता भी हूँ और मैं खुद म्यूज़िक प्रोड्यूस भी करना सीख रहा हूँ और मिक्सिंग भी करता हूँ। तो वही हिसाब से मेरा म्यूज़िक के साथ ज़रा विशेष जुड़ाव बचपन से रहा है। तो पार्टिसिपेट करते थे जब स्कूल में कंपटीशन होते थे तब कि हाँ मैं कंपटीशन में, और उसमें तो ज़्यादा करके नहीं, किंतु मैं मेरे एज अ हॉबी, एज अ पर्सनल डेवलपमेंट मैंने उसको ज़्यादा लेके और म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ मेरा ध्यान थोड़ा केंद्रित किया हुआ है। पर यूँ जैसे दो भाई हो आप, तो झगड़ा भी होता है कि नहीं होता है भाइयों में कि हाँ अरे क्या चीज़ों को लेकर, या आपको भी मतलब परिवार में डांट वाट भी पड़ती है क्या उन साधारण बच्चों की तरह कि हाँ डांट दिया आप? नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से होता है। गलतियाँ तो एक बालक मात्र का स्वभाव है जी। और भाई या बहनें होती है तो कहीं ना कहीं हो जाता है कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसपे कहीं ना कहीं टकराव हो जाए तो वो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन हाँ, हम लोगों को जितनी स्ट्रिक्टनेस में और जितनी परंपरा के और अनुशासन के हिसाब से हम लोगों को जो बचपन से ट्रेनिंग मिली है, उसमें मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, तब शायद उसकी वैल्यू हम लोगों को इतनी पता नहीं चली, किंतु बड़े होके और अकेले जब बाहर दुनिया में निकलते हैं तो हर जगह कहीं ना कहीं लोगों की नज़र पड़ती है, कहीं ना कहीं तहजीब पे या कहीं ना कहीं तरीक़ों पे लोगों का विशेष रूप से ध्यान जाता है। वही कह रहा था, क्योंकि आपको जब अब सार्वजनिक जीवन में कोई देखता है ना, मतलब दोनों भाइयों को साथ में देख रहे हैं, तो लोग आप लोगों के बारे में पूर्व में धारणाएं बना चुके होते हैं कि वो आएंगे, बड़े सहज सरल होंगे, उनको हमारे यहाँ की जो मंदिर की परंपराएं हैं सीधी सीधी उनसे जुड़ी हुई है, तो हम आपका उसमें एक व्यक्तित्व उसमें देखते हैं। कई बार ऐसा तो नहीं होता है कि अंदर आप किसी बात पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा था, हल्का फुल्का मन मुटा हुआ, 5 मिनट बाद पब्लिक के बीच में जाना है, वहाँ बड़े एकजुट होकर रहना पड़ रहा है? एक चीज़ मैं विशेष कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ये मैच्योरिटी हम सभी रखते हैं, हम दोनों भाइयों में तो खास करके बहुत है कि कभी भी मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी जीवन में नहीं रखना। ये एक सूत्र हम लोगों ने बचपन से सीख के और पाल के रखा है। इसलिए कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ टकराव भी निश्चित रूप से होता है, वो श्री प्रभु की लीला ही समझते हैं हम।
लेकिन हाँ, अंत में मनभेद हम लोग कभी भी नहीं रखते हैं। सोएंगे तो साथ में सोएंगे, उठेंगे तो हंस के उठेंगे, वो हम निश्चित रूप से इतना पाल के रखते हैं। पर ये जो आप बचपन से बता रहे हैं कि बचपन में आपको एक समय आया, तब पता चला कि हाँ, हम एक अलग परंपराओं से जुड़े हुए हैं, हमारे अलग पूरी पारिवारिक शैली है। पर ये भी चलिए धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बड़ी होगी, पर एक वो जब पल आया होगा, एक वो समय आया होगा जब आपको लगा होगा कि हम प्रभु की आराधना के लिए बने हुए हैं, और उस वक्त जो एक मन में भाव आया होगा कि हाँ, वो क्या भावना रही होगी कि हाँ, बस अभी जैसे मैंने देखा आप मनोरथ के हर एक व्यवस्थाओं को पूरी बारीकी से देख रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों को, तो जिस दिन आपको ये पता चला कि हमारे ऊपर ये दायित्व है, जब उसको एक्चुअल में आपने पकड़ा उस दायित्व को कि हाँ, तो उस वक्त क्या अनुभूति रही? आप ये एक प्रश्न पूछते हैं तो मुझे एक किस्सा याद आता है मेरे बचपन का। हम लोग स्कूल से एक पिकनिक के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे महादेव जी का एक बहुत सुंदर मंदिर प्राचीन था एकदम। तो वहाँ पे दर्शन करने स्वाभाविक है, अपन किसी भी देव के यहाँ जाएंगे तो दर्शन निश्चित रूप से करेंगे ही। अब जब मैं बिल्कुल ही, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक था और मैं महादेव जी के दर्शन जब वहाँ कर रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी और पीछे द्वारकाधीश का स्वरूप था दीवार पर। अच्छा। वहीं मेरे समझ में आ गया कि भेद कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में है जी। आप तो जो पुरुषोत्तम को समझ चुका है, उनके लिए तो कहीं कोई भेद ही नहीं है। इसलिए एक में सब और सब में एक, ये भावना जो है वो तब से मेरे अंदर फूटी है, और तब से ही जाके, और श्री द्वारकाधीश प्रभु ही सर्वस्व हैं ये मान के, और मैं सेवा करता आया हूँ। पर उस बचपन से लेकर आज तक में भी ऐसे कोई मित्र हैं जो बचपन से साथ पढ़े हो, या गागरोली में साथ गलियों में घूमे हो, आज भी मित्र हो उनको? वो तब भी मित्र थे जब उनको नहीं पता था कि आप किस परिवार से आते हैं, वो आज भी उसी स्वरूप में मित्र हैं जब उनको सब जानकारी है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मुझे याद आता है 1998 का हमारा जनवरी का प्रसंग जी। हमारी जनवरी का बहुत बड़ा एक प्रस्ताव यहाँ काकरोली में विठल विलास बाग में अपने रखा हुआ था, और काफ़ी लगभग 1 लाख से ज़्यादा तादाद में वैष्णव भी बाहर से आए हुए थे। किंतु हमारी उम्र वो टाइम पे 5-6 साल की रही होगी, और यहाँ के स्थानीय काकरोली के इतने सारे हमारे दोस्त यहाँ पे आते थे, हमारा पूरा दिन प्रस्ताव में नहीं और खेलने में ही ज़्यादा रहता था। ऐसा कहें तो भी चले। उस समय की जो परिस्थिति थी, मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो आपस का जो मेल मिलाप है वो कुछ विशेष ही था। तो उस समय क्रिकेट खेलना, अन्य बहुत सारी गेम्स खेलना, छुपा छुपी खेलना, ये खेलना वो खेलना, उसमें ही हमारा दिन लगभग तो निकलता था। इसलिए हाँ, आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं काकरोली के, जो उसी तरीके से, जो सौहार्द बचपन में हम लोगों का था वो अभी तक वैसे ही बरकरार है। और वही बहुत एक आनंद का विषय है कि जब यहाँ आते हैं उनसे मिले बिना हम कभी नहीं निकलते हैं, इतनी हम जरूर से हमारी तरफ से एक श्योरिटी रखते हैं। काकरोली जब भी आप आते हैं, हालांकि अमन आप अधिकांशतः बड़ौदा रहते हैं, मगर क्योंकि काकरोली ये आपका मूल घर है। बिल्कुल। काकरोली को कैसा, मतलब मैं अगर यूँ कहूँ कि अगर आपके नज़रिए से मैं देखूँ तो राजसमंद काकरोली को आप कैसा पाते हैं? क्या आप उसको लेकर महसूस करते हैं? अपने शहर को लेकर क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज काफ़ी मेरी पास्ट की आपने मेमोरीज और यादें आपने मुझे दिला दी है। तो हाँ, हमारी जनवरी से पूर्व का समय है, जब मेरी 5 साल से भी छोटी आयु होगी, तब से हम लोगों को जब भी वैकेशन पड़ता तो 2 महीने 3 महीने साल में हम लोग हमेशा आके यहाँ पे रहते थे। और वही हिसाब से यहाँ के व्यक्तियों से भी हमारा कनेक्शन, यहाँ मित्र मंडली भी इतनी है, यहाँ की भाषा भी हम सीखे हुए हैं उसी हिसाब से, और विशेष रूप से जहाँ हमारे श्री प्रभु विराज रहे हो वहाँ तो निश्चित रूप से एक विशेष जुड़ाव होगा ही होगा। इसलिए काकरोली ये हम हमारा घर ही समझते हैं और हमारा घर ही है। यहाँ के लोग सेवा में अधिक से अधिक आए, ये एक इच्छा हम जरूर से रखते हैं कि अभी जो सेवा कर रहे हैं वर्तमान में, वो व्यक्ति तो है ही हैं, किंतु हमसे जुड़े हुए व्यक्ति और आकर सेवा भावना से, मन में प्रेम की भावना रख के और श्री प्रभु के लिए वस्तुएं बनाएं, उनको अंगीकार कराएं और उसी तरीके से लाड़ लड़ाएं, ये मेरी एक दिल से बहुत मनोकामना है जी। और मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि श्री द्वारकाधीश प्रभु का मंदिर सोने में मढ़ा हुआ हो और यहाँ एक भी पगारदार वेतन पे नहीं हो, सभी सेवक हों और सभी मिलके द्वारकाधीश प्रभु को लाड़ लड़ा रहे हों
और आप निश्चित रूप से श्री द्वारकाधीश प्रभु युगल स्वरूप इतनी प्रसन्नता में विराजेंगे कि पूरा कांकरोली उस दिन द्वारकाधीश की नगरी के नाम से पहचाना जाएगा। द्वारकाधीश की नगरी के नाम से पहचाना जाएगा। आपने बड़ी लाड लड़ाने वाली बात कही। अगर मैं ये पूछूं कि आप अभी यूं कहें कि आप ये जो पूरी तमाम परंपराएं हैं, इन परंपराओं के इस छोर पे आप हैं, सामने के छोर पे श्रद्धालु है जी। अगर मैं एक पल के लिए आपको कहूं कि आप श्रद्धालु वाली पंक्तियों में खड़े हो, तो वहाँ से सिद्धार्थ बाबा को मतलब अपनी सबसे मनोरम या सबसे प्रिय ऐसी कौन सी एक परंपरा है, चाहे वो आप होली का मान लीजिए, चाहे आप राल का मान लीजिए, किसी भी एक परंपरा का कि हाँ ये मेरी सबसे प्रिय परंपरा ये है। बहुत बढ़िया प्रश्न श्रद्धालु आपने के तौर पूछा है। पे। जी 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 बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि हाँ, ऐसा कुछ ऐसे मनोरथ हैं ठाकुर जी के जो मुझे विशेष रूप से प्रिय हैं। उसमें से एक है नाव का मनोरथ जी। जैसे अभी पूर्व में ही कुछ दिन पूर्व नाव का मनोरथ हुआ और श्री यमुना जी स्वयं कांकरोली में पधारे और श्री ठाकुर जी को जिस तरीके से नौका विहार कराते हैं और आसपास के सभी मित्रों के साथ, सभी जो सेवक हैं उनके साथ में जो यमुना जी में स्नान करने का आनंद है वो मुझे अति प्रिय है। साथ साथ में अभी अधिक मास में आने वाला और एक मनोरथ है सावन भादव का मनोरथ जी। तो वो मुझे अति प्रिय है। वहाँ पे श्री प्रभु जंगल में विराज रहे हों और बहुत ही भारी वर्षा का एक वहाँ पे माहौल हो और अनेक पशु पक्षियों की उसमें आवाज़ सम्मिलित हो, तो एक निश्चित रूप से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक रोमांचक वो अवसर बनता है। तो वो मेरे एक मनोरथों में से बहुत प्रिय है। मनोरथ की आपने बात की है, नाव मनोरथ की बात की है मुख्य तौर पे, और नाव मनोरथ के साथ साथ नाव का जब आपने जिक्र किया तो मुझे राजसमंद झील का किनारा भी याद आ गया थोड़ा बहुत कि एक मंदिर प्रतिष्ठाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रभु श्री द्वारकाधीश का ये प्रांगण और साथ ही राजसमंद झील का एक किनारा। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से उस तरह से कनेक्टेड नहीं है जैसा होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर दोनों एक दूसरे से, क्योंकि ये राजसमंद की जो आस्थाओं का मुख्य केंद्र है वो प्रभु श्री द्वारकाधीश का मंदिर है, तो राजसमंद की जो लाइफ लाइन है वो राजसमंद झील। अगर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए तो शहर इन दोनों के प्रति वो जुड़ाव रखेगा कि दोनों ही एक बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड वो अपना रायसागर है और वो द्वारकाधीश प्रभु उसके पास में विराज रहे हैं। अपने लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से टूरिज़्म और जहाँ पे श्रद्धा का सवाल आता है वहाँ पे लोगों के लिए इतना ज़रूर होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मेरे पितृचरण ने ही लगभग 4-5 वर्ष पूर्व जी रायसागर की आरती प्रारंभ की जी। तो रायसागर की आरती हो, उनकी अर्चना हो और वही हिसाब से यहाँ पे रिवर फ्रंट बने जी। वहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो गीता के श्लोक हैं, उनको एक एक श्लोक की समझ वहाँ पे चित्र सहित वहाँ पे नीचे बनाई जाए। एक यंगस्टर्स के लिए घूमने का एक स्पॉट तैयार किया जाए। तो निश्चित रूप से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार जाएंगे तो वहाँ पे जुड़ाव तो निश्चित रूप से होगा। ऐसी अगर ये परियोजना अगर लानी है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मंदिर को भी अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा प्रशासन के अलग प्रबंधन के साथ। क्योंकि मैं खुद इस झील को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत झील है। फिर जब मैं ये देखता हूँ कि इस खूबसूरत झील के किनारे पर एक प्रभु श्री द्वारकाधीश का अद्भुत स्थान है, तो ऐसे में कुछ तो तालमेल मंदिर प्रबंधन को भी अब इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। आप जो आरती का कहा तो मुझे वो गंगा आरती और सब मेरे दिमाग में आ गई थी। ऐसी चीज़ें तो यहाँ हो जाएगी तो बहुत अच्छा जुड़ाव भी हो जाएगा और मेरे को लगता है कि उससे सभी को एक बेनिफिट भी कह सकते हैं, संरक्षण भी कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि बीच में कुछ वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी और टूरिज़्म डेवलपमेंट की भी इसी तरीके से हुई हैं। और ये जो टीम वर्क का काम है, जहाँ पे मंदिर और मंदिर की मैनेजमेंट, साथ ही साथ प्रशासन और स्थानिक नगरजन, ये एक टीम वर्क का काम है। यहाँ पे सभी मिलके अपनी अपनी जवाबदारी का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से अपना कांकरोली एक विशेष रूप से भारत भर में एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट और बहुत बढ़िया श्रद्धा का केंद्र डेवलप हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब थोड़ा सा वापस आपके जीवन की तरफ आते हैं। एक दो कवि सम्मेलन मैंने आपको देखा था,
एक तो शायद इसी मंदिर के प्रांगण में हुआ था शायद। हाँ जी, आपने हाँ जी, कुछ बिल्कुल। पंक्तियां भी सुनाई थी उस हाँ, कवि सम्मेलन में। तो मुझे थोड़ा वो मेरा सवाल कहीं ना कहीं घूम रहा था कि पंक्तियां लिखने का, आपको कविताएं लिखने का भी शौक है, कविताएं सुनने का शौक है, ये इस दृष्टिकोण से क्या सोचते हैं आप? हाँ जी, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी कि मेरे दादाजी जो थे कांकरोली नरेश, तो वो एक इन इटसेल्फ बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे। जी और मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनका ग्रैंड चाइल्ड बनने का, और उनके पास से जो मैं सीखा हूँ, आप की पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही कलात्मक और बहुत ही आर्टिस्टिक रही थी। मुझे याद है कि बचपन में हम लोगों को कभी जादू की कुछ ट्रिक्स देखने की भी इच्छा होती जी तो आप इतना बच्चों का ध्यान रखते कि बाहर से जादू की वो पुस्तक लाके जी। उसमें से वो ट्रिक सीख सीख के कर। और उन्होंने हम लोगों को जी। सिखाया है। तो एम्बिशंस जितनी भी टैलेंट डेवलप करने की हुई है वो कहीं ना कहीं पोषण मिलता रहा है। जी उसी वजह से हाँ, मैं भी लिखना, पढ़ना, नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें बनाना बहुत ही पसंद करता हूँ। मैं काफ़ी शायरी भी लिखता हूँ, जी गज़ल भी लिखता हूँ, काफ़ी कविताएं भी लिखता हूँ, और हाल ही में ज़्यादा मेरा मोटिवेशनल कोट्स से बहुत जुड़ाव रहा है। मैंने इंग्लिश में अ वर्ड विद कॉस्मोस नाम की पुस्तक अभी थोड़े टाइम पहले रिलीज़ की हुई है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मोटिवेशनल स्पीकिंग और राइटिंग में मेरा विशेष करके अभी स्पेशलाइजेशन है उसमें। इंग्लिश की भी बात की आपने, थोड़ा आपका लहजे में हालांकि शाब्दिक शुद्धता तो है मगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गुजरात भी आता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेवाड़ी भाषा आप बोलते हैं, समझते हैं, उसका क्या क्या हिसाब किताब रहता है? जी, हमारा पूरा जो परिकर है, जी आसपास के व्यक्ति हैं जो हम लोग के यहाँ पे काम कर रहे हैं या तो जो सेवा कर रहे हैं, जो ठाकुर जी के वहाँ हैं, वो प्रायः सभी राजस्थानी हैं जी और अपने मेवाड़ के ही सब हैं। तो मेवाड़ी निश्चित रूप से बचपन से एक उसमें सीखने का तो वो रहा ही है लगाव, और हम पूरी तरह से समझ भी लेते हैं। शायद उतना फ्रीक्वेंटली नहीं बोल सकते जितना हमारे पिताजी बोलते हैं, लेकिन हाँ, उतने आराम से हम समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं सामने वाले, किस तरह से उसे जो अमुक बिहेवियर होता है वो क्या मीन करता है, वो हमें अच्छे से पता चल जाता है। अ, मेवाड़ी भाषा की बात है तो मेवाड़ की भी कहीं न कहीं जिक्र आता है, क्योंकि मेवाड़ को हम देखते हैं, मेवाड़ में विशेष तौर पर राजसमंद को देखें तो प्रभु श्री द्वारकाधीश की नगरी यहाँ है, श्रीनाथ जी की नगरी यहाँ है, चार भुजानाथ यहाँ विराजे हुए हैं। फिर अगर थोड़ा हम वीरता की तरफ बढ़े तो महाराणा प्रताप ने अपने सबसे अहम युद्ध यहाँ लड़े हैं। महाराणा राज सिंह हैं, अपने आप में एक बड़ा अद्भुत किरदार रहे हैं। तो मेवाड़ से जब आप चाहे गुजरात जाते हैं चाहे विदेश जाते हैं तो वहाँ मेवाड़ का जिक्र होता है, मेवाड़ की बातें होती है? जी बिल्कुल होती है। मैं आपको थोड़े साल पहले की एक घटना बताऊं। हमारे यहाँ पे कांकरोली मंदिर में अधिकारी जी थे। जी अब कनाडा हम लोग गए हुए थे और वहाँ पे उनके पोते जो थे वो वहाँ पे अनायास ही ऐसा हमारा मिलना हो गया। जी तो ऐसा बाहर भी हम लोग कहीं ना कहीं जाके और अपने जगह के व्यक्तियों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक वो जुड़ाव उनसे हो जाता है। आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि एक घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 अलग दिशाओं में कुछ मुंह हो जाते हैं, किंतु भारत के बाहर निकलने के बाद मैं भारतीय हूँ सिर्फ इतना शब्द भी सुनने से अपना किसी से बहुत अपनी जुड़ जाती है। वही हिसाब से खास करके अगर जो अपने मेवाड़ के हुए तो हमारा विशेष एक जो है श्रीजी बाबा और द्वारकाधीश प्रभु की तरफ से वो विशेष प्रेम रहता ही रहता है। एक आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, आपने अभी एक इंटरव्यू की बात की थी कि जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ मेरा एक इंटरव्यू हुआ था इसी प्रकार का, और आपने बताया कि मेरे को उन्होंने कहा कि इंग्लिश में आप बात करिए, हालांकि आपको आती है मगर आपने वहाँ मना कर दिया। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ दर्शक वो मना करने का कारण जाने। आई कैन वेरी वेल फ्लुएंटली स्पीक एंड कॉन्वर्स इन इंग्लिश, लेकिन मैं प्रिफर ऐसा करता हूँ कि अपने संस्कृति को अपन जितना पकड़ के रखेंगे। एक एग्जांपल आपको दूं तो अमेरिका में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो हिंदी या गुजराती से कनेक्टेड हैं, उनकी मातृभाषा है। वो घर में बच्चों के लिए एक नियम रखते हैं जी कि इस घर की डेली के अंदर जब तक तुम रहोगे तब तक अपनी मातृभाषा के अलावा बात की तो पनिशमेंट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जाके उनको वो भाषा सीखनी ही पड़ती है। आपस के जो कन्वर्सेशन होते हैं वो उनकी मातृभाषा में ही करें, वो एक आग्रह अपन दुनिया में कहीं भी रहे अपन को रखना चाहिए। और इसी तरीके से अपनी मातृभाषा तरफ का जो लगाव है वो मैंने वहाँ पे व्यक्त किया था। टीवी एशिया और रेडियो एशिया में मेरा इंटरव्यू हुआ था। उस दौरान उन्होंने ये प्रश्न किया कि आप इंग्लिश में ही पढ़े लिखे हैं तो आप इंग्लिश में क्यों नहीं सिखाते हैं। तो मैंने उनसे एक बहुत सुंदर बात कही थी
कि मैं भारत देश छोड़ के अमेरिका आया हूँ जी और भले ही मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ, लेकिन साथ के साथ मैंने संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया हुआ है। और मैं यहाँ आके आपको अगर सिखा रहा हूँ कोई चीज़, जी तो आप थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़ के दूसरी भाषा का मर्म क्यों नहीं सीख सकते हैं? सही बात। कहीं ना कहीं जाके अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अपन वहाँ से बाहर निकलेंगे तो ही कुछ नया अपन एक्सप्लोर कर पाएंगे, तो ही अपना विजन थोड़ा सा ब्रॉड होगा। और हिंदू संस्कृति ये इतनी विशाल संस्कृति है जिसमें पहरवेश से लेके, भाषा से लेके, कलाओं से लेके जितनी गिनी जाए उतना कम है। इसलिए मेरा निश्चित रूप से मानना है जो भी जहाँ के स्थानिक व्यक्ति हो वहाँ का कम से कम एक रिवाज तो उनको फॉलो दुनिया में कहीं भी हो उनको करना ही चाहिए जी ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में जी हम लोग पुष्टि मार्ग संप्रदाय को वैष्णविज्म की तरफ से वहाँ पे प्रतिनिधित्व उसका कर चुके हैं। दुनिया के 143 अलग अलग धर्म के व्यक्ति वहाँ पे जुड़ते हैं और 10,000 से ज़्यादा व्यक्तियों की वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है। अपन जब विश्व स्तर पे जाके और अपनी संस्कृति का जब प्रभाव देखते हैं, सिर्फ हमारे पहरवेश से कम वहाँ पे 80% लोगों ने आके हमसे पूछा जी कि आप क्या भारत से हैं, ये आप क्या पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, ये तिलक लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं। तो लोग इतने एक्साइटेड हैं। आज की तारीख में हम देखें जर्मनी में, रशिया में हिंदू संस्कृति के रीति रिवाजों को फॉलो करके बड़ी जनोई हो रही है, बिल्कुल। वहाँ पे शादियाँ हो रही है, वहाँ पे जन्मदिन मना रहे हैं वेदोच्चारण अभी करके। हाल ही में जापान में कावड़ यात्रा के दृश्य निकल कर आए कि जापान में कावड़ यात्रा निकल रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो भारत जो है वो विश्व पटल पर आज कहीं ना कहीं पहुंच चुका है और इस ग्लोबल इंटीग्रेशन के दरमियान अपन जो खुद की संस्कृति को जितना पकड़ के रखेंगे, मैं तो समझता हूँ कि ये वही समय है कि अपनी संस्कृति को टिका के रखो। कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी पुरानी परंपराएं, अपने पूर्वजों की तरफ रिस्पेक्ट और अपनी संस्कृति का पहरवेश और वेशभूषा, कला, सभी चीज़ अपन को सीखनी चाहिए निश्चित रूप से। उसको हम जब भी छोड़ेंगे तो ये काल प्रवाह इतना प्रबल है कि कहीं ना कहीं हमारा ओरिजिनलिटी हम लोग लूज कर देते हैं। एक आखिर में ये, क्योंकि बातें आप लगभग सारे विषय आपने छू लिए हैं, बातें भी धारा प्रवाह कर लेते हैं, प्रभावशाली पद पर भी हैं, तो कभी भविष्य में, क्योंकि अभी मैं काफ़ी देखता हूँ अलग अलग क्षेत्र में, चाहे फिर यूपी के मुख्यमंत्री हो या कोई भी, तो कभी राजनीति में आने का ये मानस नहीं बनता है कि भाई राजनीति भी आजमाई जा सकती है? मेरा निश्चित रूप से मानना है कि जो राजनीति में है और जो पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, विशेष रूप से ठाकुर जी की उन पर कृपा रही है, वो अपनी ही कार्य क्षमता से इसी तरीके से आगे काम करते रहें। हमारा मूल काम है कि जो भक्तजन हैं उनकी भावना प्रभु तक पहुंचाना, उनका हाथ पकड़कर श्री यमुना जी के हाथ में सौंपना। तो हमारे मूल काम में और सेवा में ही हम इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में आने का तो विचार नहीं, पर हमारी तरीके से जहाँ भी समर्थन हो सके, हाँ, वो समर्थन देने का मेरा जरूर से विचार है। तो देखा आपने कुछ ऐसी बातें जो मैं चाहता था कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आज आप लोगों तक पहुँचे, और उससे भी ज़्यादा मंदिर की परंपराएं हम समय समय पर आप तक पहुंचाते हैं, यहाँ के उत्सव हम आप तक समय समय तक पहुंचाते हैं, और आज हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे किरदार यहाँ से आप तक पहुँचाएँ, उनकी कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से तो आपने आप काफ़ी हमको बताए, तो कुछ किस्से वो आप तक पहुँचने ज़रूरी है। उन किस्सों के माध्यम से आपसी जुड़ाव होना ज़रूरी है, उस जुड़ाव का मंदिर के इस प्रांगण में दिखना ज़रूरी है। तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभु श्री द्वारिकाधीश के इस प्रांगण का, इस शहर से, आप लोगों से एक मजबूत ऐसा रिश्ता बनाएं, ऐसा रिश्ता पहुंचाएं जो आगे आने वाले समय में इस राजसमंद को, जैसा कि आपने कहा कि प्रभु श्री द्वारिकाधीश की नगरी के नाम से हर एक वर्ग में, हर एक क्षेत्र में जाना जाए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।